हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र के अध्याय 1 का टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव चिर की व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत जो है वो किस प्रकार असफल रहता है। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु पृष्ठ से उत्सर्जित होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु पृष्ठ से तभी आपतित होता है जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश उस पर आपतित किया जाए, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। यदि अधिक तीव्रता का प्रकाश है और आवृत्ति निश्चित आवृत्ति से कम है तो उस स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। अर्थात चिरसम्मत सिद्धांत जो है वो इस दहली आवृत्ति जो न्यूनतम आवृत्ति जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है उसे हमने दहली आवृत्ति का नाम दिया था। तो दहली आवृत्ति को चिरसम्मत सिद्धांत जो है कि समझाने में असफल रहा। इसी प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इन दोनों में प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, इन दोनों घटनाओं में समय पश्चता होती है। परंतु प्रायोगिक रूप से हमने देखा कि जैसे ही हम धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करते हैं उसी क्षण इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु पृष्ठ से बाहर निकलता है। अर्थात दोनों घटनाओं में कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। इसकी व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत जो है वो असफल रहता है। इन असफलताओं के लिए इनकी व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि प्रकाश की ऊर्जा सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, के रूप में निहित होती है। न्यू आवृत्ति के प्रकाश के एक ऊर्जा पैकेट या क्वांटा की ऊर्जा Ehν होती है। Ehν मतलब एक ऊर्जा पैकेट या क्वांटा की ऊर्जा Ehν होती है जब प्रकाश की आवृत्ति न्यू होती है। यहाँ न्यू प्रकाश की आवृत्ति तथा h जो है ये प्लांक नियतांक कहलाता है। ये ऊर्जा पैकेट फोटोन कहलाते हैं। इन ऊर्जा पैकेट को फोटोन कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा hν ऊर्जा के फोटोन के रूप में संचरित होती है। जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, इसके अवशोषण से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का या एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो इस फोटोन के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती है। इसका मतलब जैसे ही हमने प्रकाश आपतित किया धातु पृष्ठ पर, जैसे ही प्रकाश आपतित किया उसी क्षण इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु पृष्ठ से बाहर आ जाता है। इन दोनों घटनाओं में फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में तथा प्रकाश के आपतन में कोई समय पश्चता नहीं होती है, क्योंकि न्यू आवृत्ति के फोटोन के प्रकाश में प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hν होती है। यदि हमारे पास न्यू आवृत्ति का प्रकाश है तो उसमें प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hν होती है। अतः एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थात हम कह रहे हैं कि जब हम न्यू आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है, वो प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थात यदि हम निम्न आवृत्ति का यानी निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित करते हैं, चाहे उसकी तीव्रता कितनी भी हो, चाहे तीव्रता हम अधिक लेते हैं, तो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु पृष्ठ से बाहर नहीं आता है, उसकी गतिज ऊर्जा
शून्य होती है। अब हम बात करते हैं कार्यफलन की। एक धातु पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका को पार कर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में समर्थ बनाने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक धातु पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका को, तो देखो हम पिछली क्लास में हम पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास जो धातु पृष्ठ होता है उसकी सतह जो होती है उस पर एक विभव रोधिका होती है, एक पोटेंशियल बैरियर होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उस पोटेंशियल बैरियर को पार करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को चाहिए वह इलेक्ट्रॉन उस धातु के लिए कार्यफलन कहलाती है। तो हम कह रहे हैं कितनी ऊर्जा चाहिए, जो न्यूनतम ऊर्जा इस विभव रोधिका को पार कर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में समर्थ बना दे, उस ऊर्जा को हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन के अवशोषण से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब हम पृष्ठ पर फोटोन आपतित करते हैं, प्रकाश आपतित करते हैं, तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अतः यदि फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम हो, यदि फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है, तो उस स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। यदि μ0 वह न्यूनतम आवर्ती है जिससे कम आवर्ती पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है, तब hν0 = 5। हम कह रहे हैं μ0 वह न्यूनतम आवर्ती है, या यूँ कहें μ0 दहली आवर्ती है। तो यदि प्रकाश की ऊर्जा प्रकाश की आवर्ती μ0 से कम है, तो इस स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि hν0 = 5, अर्थात कार्यफलन ऊर्जा जो है वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे कम ऊर्जा पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है, उसे हम कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं। जहाँ hν0 एक फोटोन की ऊर्जा तथा फाई कार्यफलन है, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो जब hν ऊर्जा का एक फोटोन धातु के किसी पृष्ठ पर आपतित होता है, तो धातु के किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा यह फोटोन अवशोषित किया जाता है। तब इसमें से hν0 = 5, मतलब वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में समर्थ बनाती है, जिसे हमने कार्यफलन कहा था। तो hν0 = 5 ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने में काम आती है, और शेष बची हुई ऊर्जा कितनी बची, hν हमने दी थी, इसमें से फाई जो है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आती। तो शेष बची हुई ऊर्जा hν - 5 इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब हमने hν ऊर्जा उसको दी, तो इस hν ऊर्जा में से कुछ भाग कार्यफलन ऊर्जा के बराबर, भाग धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में समर्थ बनाने में काम में आ गई, तथा जो ऊर्जा शेष बची यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो अब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अर्थात ऊर्जा संरक्षण से 1/2 mv² मैक्सिमम = hν - 5। hν ऊर्जा हमने दी, फाई इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने में काम में आ गई, तो शेष ऊर्जा कितनी बची, hν - 5। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमने कहा यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है। अब हम कह रहे हैं यदि हमने दहली आवर्ती μ0 के प्रकाश फोटोन का आपतन किया, यदि हमने प्रकाश μ0 आवर्ती का लिया, जो μ0 जो थी उस धातु पृष्ठ के लिए दहली आवर्ती है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये फोटोन का अवशोषण कर इतना समर्थ हो जाएगा कि यह धातु पृष्ठ से बाहर आ जाए, परंतु
ऊर्जा शेष बचेगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी इस स्थिति में शून्य होती है। तो हमने कहा एच न्यू जीरो माइनस फाइव, एच न्यू जीरो माइनस फाइव, तो एच न्यू जीरो दहली आवर्ती ये हमने यहाँ रख ली, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य होगी, तो ये हमने यहाँ शून्य ले ली। तो ये हो गया एच न्यू जीरो माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब फाइव इक्वल्स टू एच न्यू जीरो। तो कार्यफलन ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर होती है। अब ये जो वैल्यू थी फाइव की, ये हम यहाँ इस समीकरण में प्लेस कर देते हैं। जब इस समीकरण में रखते हैं तो इक्वेशन जो हो जाती है तो ये हो जाती है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। इस समीकरण को, ये जो हमने समीकरण यहाँ ड्राइव की है, इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में हमने कल पढ़ा था कि यदि निरोधी विभव V जीरो है, निरोधी विभव V जीरो, निरोधी विभव कौन सा विभव होता है? निरोधी विभव जब हमारे पास परिपथ में प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है, तो इस स्थिति में संग्राहक प्लेट तथा उत्सर्जक प्लेट दोनों के मध्य विभवांतर निरोधी विभव कहलाता है। तो पीछे कल हमने ये इक्वेशन भी निकाली थी कि ई वी जीरो इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। तो ऊपर इस इक्वेशन में हमने 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई वी जीरो का उपयोग करते हैं। तो इक्वेशन हमारी हो जाती है ई वी जीरो इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ई का पूरी इक्वेशन में भाग लगाया, ई का भाग लगाया, इक्वेशन हो गई वी जीरो इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच ई न्यू जीरो। इसके द्वारा हमने ये, इस समीकरण के द्वारा हमने ये यहाँ ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ हमने प्लॉट किया है आवर्ती न्यू तथा निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल वी जीरो के बीच में। तो हम यहाँ इस समीकरण से देख रहे हैं कि समीकरण हमारे पास किसका समीकरण है? समीकरण ये किसका है? सरल रेखा का समीकरण है, और ये जो लाइन है ये सरल रेखा को डिनोट कर रही है। तो हमने कहा इस इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम हमारे पास जो सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, इसके स्लोप को या इसके ढाल को m रिप्रेजेंट करता है, c y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड को डिनोट करता है। तो हमने कहा, तो इस इक्वेशन से देखिए, तो हमने कहा v जीरो इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू जीरो। तो ये जो एच अपॉन ई है ये इस सरल रेखा के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, और एच न्यू जीरो को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फाई अपॉन ई। देखो एच न्यू जीरो या फाई अपॉन ई, ये हमारे पास वी जीरो अक्ष पर काटे गए अंतःखंड इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं इस इक्वेशन में, इस ग्राफ में, जब तक हमारे पास आवर्ती न्यू जीरो के बराबर नहीं होती तब तक इलेक्ट्रॉन जो है ये उत्सर्जित नहीं होता, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है। तो न्यू जीरो जो है ये दहली आवर्ती होती है, अर्थात निरोधी विभव वी जीरो तथा प्रकाश आवर्ती न्यू में वक्र एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिसका ढाल एच अपॉन ई होगा। चित्रानुसार न्यू जीरो तथा न्यू में वक्र का ढाल जो है वो एच अपॉन ई तथा वी जीरो अक्ष पर काट बिंदु या अंतःखंड जो काटता है इसकी लंबाई एच न्यू जीरो अपॉन ई या फाई अपॉन ई होनी चाहिए। इस वक्र में न केवल प्लांक नियतांक बल्कि धातु की कार्यफलन, इस वक्र से न केवल प्लांक नियतांक बल्कि धातु का कार्यफलन फाई भी ज्ञात किया जा सकता है। प्रकाश की तीव्रता आई बढ़ने से
फोटोन संख्या में वृद्धि होती है, अतः तीव्रता बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। मतलब यदि हम धातु की तीव्रता I को बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है तथा तीव्रता बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होती है। मिलिकन ने सन 1916 में प्रकाश विद्युत समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन किया और ढाल के प्रेक्षण से प्लांक नियतांक h का यथार्थ मान भी ज्ञात किया। न्यू आवृत्ति के प्रकाश के प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, अतः जब न्यू आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तब इस प्रकाश में फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप संख्या में वृद्धि होती है, अतः तीव्रता बढ़ने से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होती है। यह तथ्य प्रकाश विद्युत धारा की प्रकाश तीव्रता पर निर्भरता को सफलतापूर्वक समझाता है। तो ये जो हमने लास्ट में लाइन लिखी है कि प्रकाश की तीव्रता I बढ़ने से संख्या में वृद्धि होती है, अतः तीव्रता बढ़ने से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, यह तथ्य प्रकाश विद्युत धारा की प्रकाश तीव्रता पर निर्भरता को सफलतापूर्वक समझाता है। इस प्रकार आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, जिसके अनुसार विकिरण स्वयं क्वांटीकृत होता है, अर्थात विकिरण की ऊर्जा फोटोन या क्वांटम के रूप में होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सभी तथ्यों की व्याख्या करने में सफल रहता है। अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा हम आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के सभी तथ्यों की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं।